मित्रों, जैसा कि हम सबों को मालूम है, मुसलमान हमारे देश में पहली बार 7वीं शताब्दी में आए, जब हमारे देश में अरब के व्यापारियों का प्रवेश हुआ। बाद में चलकर इन्होंने हमारे यहाँ शासन भी स्थापित किया। काफ़ी लंबे समय तक शासन में रहे, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत और मुगलों का साम्राज्य रहा। इसमें सिर्फ मुसलमानों के बीच भी कई तरह के संप्रदाय हैं, जिनमें शिया, सुन्नी, बोहरा, अहमदिया आदि शामिल हैं। आधुनिक भारत में अगर हम इनके बारे में चर्चा करें तो ये मुख्य रूप से एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में हमारे देश में हैं। इनकी जनसंख्या 15% से ऊपर ही कही जाएगी। ऐसे 2011 में जो जनगणना हमारे देश में हुई थी, उसके अनुसार इनका प्रतिशत 14.2 है। क्योंकि 2011 के काफ़ी वर्ष हो गए, इसलिए निश्चित रूप से इनकी जनसंख्या में इजाफा हुआ होगा। जहाँ तक इनकी स्थिति की बात है, तो उसमें 2006 में सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारतीय मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी कमज़ोर बताया गया था। और कमज़ोर होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में इनका विकास भी अवरुद्ध हुआ है, पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है। लेकिन इनका पिछड़ापन खासकर शैक्षणिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अधिक है। अगर हम शैक्षणिक क्षेत्र की बात करें तो इनमें पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या भी कम है, और ख़ासकर उच्च शिक्षा में अगर हम देखते हैं तो इस समुदाय के लोगों का हमें अभाव दिखता है। उच्च शिक्षा के अतिरिक्त मुसलमानों के बच्चे अधिकांशतः या तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, जहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं होती है पढ़ाई की, और फिर या तो वे अपने समुदाय के द्वारा संचालित मदरसों में जाते हैं, जो मदरसे आधुनिक शिक्षा से और उस शिक्षा में रोजगार के जो अवसर प्रदान किए जाते हैं उससे काफ़ी दूर होते हैं। इसका बहुत ही बुरा प्रभाव सामान्य जनसंख्या पर पड़ता है। दूसरा जो इनका पिछड़ेपन का क्षेत्र है वह आर्थिक है। अधिकांश मुसलमान भारत में असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जहाँ कोई नियम नहीं है, जहाँ कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं है, कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं है और कोई नियमित आमदनी नहीं है, जिसके कारण इनके यहाँ काफ़ी गरीबी होती है
और गरीबी के कारण चाहे वह शिक्षा संबंधी सुविधा हो, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा हो, रोजगार संबंधी सुविधा हो, रहन सहन संबंधी सुविधा हो, इनका काफ़ी अभाव हमें इनके बीच देखने को मिलता है। तीसरा जो इनके पिछड़ेपन का कारण है वह सांप्रदायिक हिंसा और भेदभाव है, क्योंकि हम अतीत में भी देखते आए हैं कि देश के किसी न किसी हिस्से में सांप्रदायिक हिंसा होती रहती है। हालांकि अधिकांश सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक और राजनीतिक तत्वों के द्वारा प्रेरित होती है, लेकिन उसका खामियाजा भारतीय मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। हालांकि खामियाजा दोनों समुदायों को भुगतना पड़ता है, लेकिन उसमें मुसलमान अधिक शिकार होते हैं। और इस अस्थिरता के माहौल में, वातावरण में वे शिक्षा संबंधी और आर्थिक दिक्कतों को दूर करने संबंधी अवसरों पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनकी स्थिति समाज में कमज़ोर होती है। हालांकि सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें और धार्मिक रूप से भी देखें तो भारतीय मुसलमानों में आपस में भी एकता की कमी है। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे रीति रिवाज हैं, कई ऐसी बुराइयां हैं जिनका विरोध इन्हें एकजुट होकर करना चाहिए, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक आपसी मतभेद के कारण ये आपस में मिलकर उस बुराई का विरोध नहीं कर पाते, उसका निराकरण नहीं कर पाते, जिसके कारण इनकी स्थिति कमज़ोर होती है, ये राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं आ पाते। अगर हम इससे आगे बढ़कर देखें तो राजनीति में भी इनका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम है। हालांकि इनका इस्तेमाल सभी राजनीतिक दलों द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं भारतीय मुसलमानों की, उस पर नेताओं की नज़र कभी कभी ही पड़ती है और इसका परिणाम यह होता है कि इनकी समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से या लगाव के रूप में ये मुख्य धारा में नहीं माने जाते। फिर हाल के वर्षों में इनके कानूनों में इनकी सुविधाओं के लिए, मदरसा में शिक्षा के लिए सरकारी तौर पर और गैर सरकारी तौर पर जो कुछ इनके NGOs हैं, उनके द्वारा काफ़ी काम किए जा रहे हैं, लेकिन तब भी इतने बड़े समुदाय के लिए बहुत जल्दी में कुछ कर पाना मुश्किल है। आशा है आने वाले समय में इनकी स्थिति में सुधार होगा। खासकर इनकी जो कमजोरी या इनकी जो बदहाली शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में है, उसका निराकरण आने वाले समय में हो सकेगा। इसी आशा के साथ हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।